हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही क्रूशल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यानी तापमान वितरण। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए इस कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल मैकेनिक को पूरी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। अगर हम अर्थ के इन दो एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट्स की बात करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ है यूएसए का डेथ वैली, जहां टेम्परेचर एक झुलसा देने वाले 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ठीक दूसरी तरफ है अंटार्कटिका का वॉस्टॉक स्टेशन, जहां का ऑल टाइम रिकॉर्ड हड्डियां जमा देने वाला -89.2 डिग्री सेल्सियस है। ये मैसिव कॉन्ट्रास्ट क्लियरली दिखाता है कि अर्थ पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन यानी कितना असमान है। लेकिन इन हैरत अंगेज और क्रेजी एक्सट्रीम्स के बावजूद एक हैरानी की बात पता है क्या है? अगर हम पूरी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वो निकल कर आता है एक बिल्कुल बैलेंस्ड 15 डिग्री सेल्सियस। ये सिंपल सा लगने वाला एवरेज दरअसल एक बेहद कॉम्प्लेक्स नेचुरल सिस्टम का नतीजा है। तो इस सिलेबस को आसान भाषा में डिकोड करने के लिए हम इस पूरे टॉपिक को 5 मेजर सेक्शंस में कवर करेंगे। पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। दूसरा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा, टेम्परेचर इन्वर्जन। और पांचवा, टेम्परेचर रेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मेजर सेक्शन से, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, यानी आखिर वो कौन से कारक हैं जो दुनिया भर में तापमान को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। हम सब जानते हैं कि इक्वेटर पर सोलर इंसुलेशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ये किरणें तिरछी होती जाती हैं। रूल ऑफ थंब ये है कि हर 1 डिग्री लैटिट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर लगभग 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। होता यह है कि हर 1000 मीटर्स ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है। जस्ट इमेजिन, मुंबई सी लेवल पर है तो वहां 35 डिग्रीज हो सकता है, पर ठीक उसी वक्त शिमला, जो लगभग 2200 मीटर्स ऊपर है, वहां आराम से 20 डिग्रीज का मौसम होता है, क्योंकि ऊपर की पतली हवा हीट को होल्ड ही नहीं कर पाती। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एक और जरूरी कॉन्सेप्ट, कॉन्टिनेंटलिटी यानी समुद्र से दूरी। मुंबई जैसे कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर समुद्र की प्रॉक्सिमिटी की वजह से बिल्कुल स्टेबल रहता है, जबकि इनलैंड एरियाज जैसे दिल्ली में हमें समर्स और विंटर्स के एक्सट्रीम स्विंग्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ओशन करंट्स यानी महासागरीय धाराएं ग्लोबल टेम्परेचर रेगुलेटर्स का काम करती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम पूरे यूरोप को गर्म रखती है, जबकि पेरू करंट अटाकामा कोस्ट को ठंडा बनाती है। और प्रिवेलिंग विंड्स का असर तो हमने देखा ही है। नॉर्थ इंडिया में समर के दौरान चलने वाली लू इसका सबसे क्लासिक और महसूस किया जाने वाला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेशन कवर और सरफेस नेचर पर। अमेज़न बेसिन जैसे एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट्स हीट को बहुत एफिशिएंटली रेगुलेट करते हैं और साल भर टेम्परेचर को 25 से 27 डिग्रीज के आसपास स्टेबल रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिना वेजिटेशन वाले डेजर्ट्स में मैसिव डेली शिफ्ट्स होते हैं। एल्बीडो इफेक्ट को भी मत भूलिए। हल्की या बर्फीली सतह हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे वहां ठंडक रहती है। और सबसे बड़ा फैक्ट, पानी की स्पेसिफिक हीट यानी ऊष्मा धारण क्षमता जमीन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होती है। इसीलिए समुद्र हमेशा धीरे गर्म और धीरे ही ठंडा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्षैतिज वितरण। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम आइसोथर्म्स यानी समताप रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, ये लाइंस इक्वेटर के परफेक्टली पैरेलल नहीं होती, क्योंकि जमीन और पानी के हीट होने का रेट अलग अलग होता है। इसीलिए ये लाइंस कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के ऊपर आकर डिविएट या बेंड हो जाती हैं। नाउ What's really interesting is the exact data for January. अगर हम ध्यान से इस डेटा को देखें तो जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में कड़ी सर्दी होती है, जैसे साइबेरिया में टेम्परेचर -50 डिग्रीज तक चला जाता है और नॉर्थ अमेरिका -20 से -40 डिग्रीज के बीच फ्रीज हो रहा होता है,
ठीक उसी वक्त सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन होता है, जहां टेम्परेचर 20 से 30 डिग्रीज के बीच रहता है। इक्वेटर हमेशा की तरह स्टेबल है, और हमारे इंडिया में जनवरी के समय एक्सट्रीम नॉर्थ काफी ठंडा और साउथ कंपैरेटिवली वार्म रहता है। और इसके ठीक उलट जुलाई का डेटा बिल्कुल अलग ही स्टोरी बताता है। इस टाइम पीरियड में नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में बदल जाते हैं, जहां एक्सट्रीम 35 से 45 डिग्रीज हीट होती है। यूएसए का डेथ वैली का वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला 56.7 डिग्रीज भी इसी समर की देन है। वहीं इस दौरान सदर्न हेमिस्फीयर विंटर्स फेस कर रहा होता है और एंटार्क्टिका लगभग -30 डिग्रीज पर पूरी तरह जम जाता है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इस डिस्कशन का सबसे क्रूशल टेकअवे ये आइसोथर्म्स का शिफ्टिंग पैटर्न है। इसे ध्यान से समझिए। जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ठंडे लैंड मासेस पर आइसोथर्म्स साउथ की तरफ बेंड करती हैं, और जुलाई में जब वही नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स गर्म होते हैं तो आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ बेंड करने लगती हैं। महासागरों के ऊपर टेम्परेचर स्विंग्स इतने एक्सट्रीम नहीं होते, इसलिए वहां ये लाइंस कंपैरेटिवली बहुत सीधी रहती हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा सेक्शन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऊर्ध्वाधर वितरण। फ्लैट मैप से अब हम एटमॉस्फेयर में वर्टिकली ऊपर की तरफ देखेंगे। इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे जरूरी थ्योरी है नॉर्मल लैप्स रेट की। जैसा मैंने पहले मेंशन किया था, हर 1000 मीटर्स की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है। इसका सॉलिड रीजन ये है कि सरफेस से दूर जाने पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सी लेवल पर टेम्परेचर 30 डिग्रीज है और आप एक 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से वहां टेम्परेचर लगभग 19.5 डिग्रीज कम हो जाएगा। यानी उस पीक पर आपको जो एक्चुअल टेम्परेचर मिलेगा वो होगा सिर्फ 10.5 डिग्रीज। नॉर्मल लैप्स रेट के अलावा एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में दो और रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ELR और ALR। एनवायरमेंटल लैप्स रेट यानी ELR एक रियल वर्ल्ड लोकलाइज टेम्परेचर ड्रॉप है जो किसी स्पेसिफिक जगह और टाइम पर एक्चुअली रिकॉर्ड होता है। दूसरी तरफ एडियाबैटिक लैप्स रेट यानी ALR थोड़ा टेक्निकल है। ये इंटरनल फिजिक्स का पार्ट है, जब हवा का कोई पॉकेट बिना किसी एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज के ऊपर उठता है। अगर वो ड्राई हवा है जो उठ रही है तो वो लगभग 10 डिग्रीज पर 1000 मीटर्स के रेट से ठंडी होती है, जिसे ड्राई ALR या DALR कहते हैं। और अगर सैचुरेटेड हवा उठ रही है जिससे बादलों का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ड्रॉप थोड़ा कम अराउंड 5 to 6 डिग्रीज होता है, जिसे सैचुरेटेड ALR या SALR कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर इन्वर्जन यानी तापमान व्युत्क्रम को समझना। ये एक बेहद फैसिनेटिंग और उतना ही डेंजरस एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है। नॉर्मल रूल्स के हिसाब से एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ हवा ठंडी होनी चाहिए, राइट? लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन को आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जहां एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर घटने के बजाय एक्चुअल में बढ़ने लगता है। इस नॉर्मल रूल के फ्लिप होने का नतीजा ये होता है कि ठंडी भारी हवा नीचे जमीन के पास फंसकर रह जाती है और गर्म हवा उसके ठीक ऊपर एक लिड या ढक्कन की तरह आ जाती है। ये टेम्परेचर इन्वर्जन मेनली 4 अलग-अलग तरीकों से होता है। पहला है सरफेस या रेडिएशन इन्वर्जन, जहां रात के टाइम जमीन तेजी से ठंडी होती है और अपने टच में आने वाली हवा को भी ठंडा कर देती है। दूसरा है सबसिडेंस इन्वर्जन, जहां एक हाई प्रेशर सिस्टम में हवा नीचे दबी हुई आती है और कंप्रेस होकर गर्म हो जाती है, जिससे ठीक नीचे की ठंडी हवा वहीं फंस जाती है। तीसरा है फ्रंटल इन्वर्जन, जब लाइट गर्म हवा किसी डेंस ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है। और चौथा है वैली इन्वर्जन, जहां रात के समय पहाड़ों की भारी ठंडी हवा ढलान से लुढ़क कर घाटी या वैली के बॉटम में जमा हो जाती है। अब ये ट्रैप हुई हवा कितनी भयानक हो सकती है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। 1952 का जो फेमस ग्रेट लंदन स्मॉग था, वो इसी टेम्परेचर इन्वर्जन का डायरेक्ट रिजल्ट था। उस एक इवेंट की वजह से लगभग 12,000 लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि पूरे शहर का जहरीला पॉल्यूशन उन गर्म हवाओं के ढक्कन की वजह से ऊपर उठ ही नहीं पाया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। दिल्ली NCR में सर्दियों में आने वाला डेंस स्मॉग, जहां पोल्यूशन हफ्तों तक ट्रैप रहता है, वो इस इन्वर्जन की ही वजह से होता है। इसके अलावा खेती में पाला या फ्रॉस्ट गिरने से जो डैमेज होता है, विजिबिलिटी गिरने की वजह से जो हजारों फ्लाइट्स डिस्टर्ब होती हैं, और हवा का इतना स्टेबल हो जाना कि क्लाउड फॉर्मेशन ही रुक जाए, ये सब इस टेम्परेचर इन्वर्जन के ही प्रैक्टिकल असर हैं। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, डेली एंड एनुअल टेम्परेचर रेंजेस यानी दैनिक और वार्षिक तापांतर।
यहाँ हम रीजन्स के एक्सट्रीम हाइज और लोज को समझेंगे। सबसे पहले इन टर्म्स को ठीक से डिफाइन करते हैं। डायर्नल रेंज यानी दैनिक तापांतर का सिंपल सा मतलब है एक सिंगल दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। और एनुअल रेंज यानी वार्षिक तापांतर का मतलब है पूरे साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के एवरेज टेम्परेचर्स का गैप। फॉर इंस्टेंस, रशिया के वर्खोयांस्क में ये एनुअल रेंज एक मैसिव 60 डिग्री सेल्सियस का स्विंग लेती है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। अगर हम इस ग्लोबल डेटा को कंपेयर करें तो पैटर्न्स और भी क्लियर हो जाते हैं। इक्वेटर पर एनुअल रेंज सिर्फ 2 से 3 डिग्रीज रहती है। मुंबई जैसे कोस्टल एरियाज में समुद्र के कूलिंग इफेक्ट की वजह से ये रेंज सिर्फ लगभग 7 डिग्रीज की मिलती है। लेकिन लैंडलॉक्ड या कॉन्टिनेंटल क्षेत्रों जैसे दिल्ली में एनुअल रेंज 25 डिग्रीज तक स्ट्रेच हो जाती है। साइबेरिया की कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट ने तो उस एनुअल रेंज को एक्सट्रीम 60 डिग्रीज तक पहुंचा दिया है। वहीं अगर हम डायर्नल यानी दिन और रात का गैप देखें तो डेजर्ट सबसे एक्सट्रीम है। दिन बिल्कुल जलते हुए और रातें उतनी ही ठंडी। लगभग 30 से 35 डिग्रीज का एक मैसिव डेली स्विंग देखने को मिलता है। आज इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कितने डेलिकेट बैलेंस और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स पर टिका हुआ है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। क्या होगा इस पृथ्वी पर जीवन का जब क्लाइमेट चेंज और रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स इस डेलिकेट सिस्टम, इन क्रूशल फैक्टर्स और बरसों से सेट उन आइसोथर्म्स को कंप्लीटली डिसरप्ट कर देंगे? ये एक बेहद गंभीर विषय है जिस पर हम सबको डीपली सोचना चाहिए। इस ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क को ठीक से समझना अब सिर्फ यूपीएससी क्रैक करने के लिए नहीं, बल्कि इस प्लैनेट के फ्यूचर को समझने के लिए भी बिल्कुल जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप डिकोडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स।